सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले उस बुलडोजर न्याय की बात जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा आरोपी हो, संदिग्ध हो या दोषी ही क्यों ना हो, संपत्ति नहीं तोड़ सकते। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सत्ता का क्लेश शुरू हो गया है। पहली कुंजी आज इसी पर खोलेंगे। फिर एक वेब सीरीज पर धर्म वाले क्लेश की खबर है। कंधार अपहरण पर आधारित एक वेब सीरीज को लेकर आरोप यह है कि आतंकियों के भोला और शंकर नाम बताए गए, लेकिन आतंकियों के असली नाम छिपा लिए गए। इसी पर मेकर्स ने क्या कहा और अब कैसे सरकार एक्शन में आ गई है, ये भी देखिएगा। इसके बाद आरएसएस का वो संदेश जो उसने देश के सभी राजनीतिक दलों को दिया है। जाति जनगणना पर संघ ने कहा है कि मुद्दा बेहद संवेदनशील है और इसे राजनीतिक हथियार ना बनाया जाए। जवाब में कांग्रेस ने कैसे इस पर नीति और नियत वाले सवाल उठाए हैं, बताएंगे। फिर एक संक्षिप्त कुंजी बीजेपी के सदस्यता अभियान 2024 पर। आज पीएम मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बन गए हैं और बीजेपी का लक्ष्य 10 करोड़ नए मेंबर्स को जोड़ने का है। लेकिन आखिर बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका असर क्या होगा, इस पर हमने सत्ता का नंबर गेम तैयार किया है। आज दिल्ली का सियासी तापमान भी थोड़ा ज्यादा है और इसकी वजह है आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी। ईडी के इस एक्शन पर आम आदमी पार्टी का पारा चढ़ा हुआ है और उसने इसे सरकार की गुंडागर्दी बताया है। आज देश के किसानों के लिए भी एक शुभ समाचार है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए 14,000 करोड़ के 7 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी भी शामिल है। इसके अलावा फसल, विज्ञान और बागवानी के विकास के लिए योजनाएं भी मंजूर की गई हैं। और आज कांग्रेस ने सेबी की चीफ माधुरी पुरी बुच पर कुछ गंभीर आरोपों वाले तीर चलाए हैं। कांग्रेस ने उन पर सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के अनुसार सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होते हुए माधुरी पुरी बुच ने 16 करोड़ 80 लाख रुपए की सैलरी ली सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के उस गंभीर सवाल की जो आज बुलडोजर एक्शन को लेकर उठाए गए। बात सुप्रीम कोर्ट की उस चिंता की जो आज बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए उन्होंने जाहिर की। बुलडोजर एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में जमकर हो रहा है। आज बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके पक्ष और विपक्ष में दलीलें रखी गईं। तमाम बहस और दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको पहले देश की सबसे बड़ी अदालत में हुई आज की सुप्रीम सुनवाई की मुख्य बातें बताते हैं। उसके बाद सरकार का जवाब भी बताएंगे और बुलडोजर वाली ऐतिहासिक कुंजी भी खोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि किसी आरोपी या संदिग्ध, यहां तक कि दोषी की संपत्ति को भी ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बुलडोजर एक्शन नियमों का उल्लंघन है। तीसरी बड़ी टिप्पणी, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अखिल भारतीय दिशा निर्देश जारी करेंगे। चौथी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण के साथ जिसका जिक्र किया, कोर्ट ने कहा किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों पक्ष सुझाव पेश करें, फिर इस मुद्दे का समाधान निकालेंगे। अब 17 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। ये सुनवाई जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन के जरिए अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों के जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिए, जो इस मामले में यूपी सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट रूम में मौजूद थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा उठाया तो दोष साबित होने से पहले ही आरोपियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई क्यों हुई, तो जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी कि जो कार्रवाई की गई वो म्युनिसिपल कानून के अनुसार ही की गई। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे के मामलों में म्युनिसिपल संस्थाओं की ओर से नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा। वहीं जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया,
बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। पूरे देश के अंदर 1.5 लाख मकान गिरा दिए गए। ये लोग इंसाफ के मंदिर का डिमोलिशन कर रहे हैं। ये लोग जो है खाली किसी का मकान नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि जो हमारा लीगल पूरा स्ट्रक्चर है इसको उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए रेडी है कि वो गाइडलाइन इशू करेंगे कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कोई मकान डिमोलिश किया जा सकता है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, असम हो, इन राज्यों में जो उदाहरण देश के सामने आ रहा है वो पूरी तरह से संविधान को कुचलने वाला है। 17 तारीख को माननीय उच्चतम न्यायालय कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करेगा कि ऐसे जो अधिकारी हैं उन पे लगाम लग सकेगी। इस तरीके से सस्ती लोकप्रियता के लिए, चाहे जिसके ऊपर आरोप लग गया और उस आरोप के आधार के ऊपर आप जा कर के वहाँ बुलडोजर चला करके और उसका जो है वो जीना दूभर कर रहे हो, उसका आशियाना नष्ट कर रहे हो, उसके बीवी बच्चों को आप बच्चों को तड़पते हुए सड़क के ऊपर छोड़ रहे हो, ये गलत है। और मैं समझता हूँ कि जो भी ये कार्रवाइयाँ की गई हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे कहीं भी की गई हो, इस तरीके की बिना अपराधी के दोष सिद्धि के उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का उल्लेख किया है। ये कहा गया है कि सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। आपको हाल की 3 बुलडोजर एक्शन वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं, जहां पिछले 3 महीनों में कार्रवाई हुई है। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी की कोठी पर बुलडोजर चला। सरकार ने यहां 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया। बताया जा रहा है कि जब इमारत गिराई जा रही थी तब परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। ये महलनुमा घर पत्थरबाजी के एक आरोपी का था, जिसका नाम है हाजी शहजाद अली। प्रशासन का दावा है कि इस घर का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। अगस्त 2024 में राजस्थान के उदयपुर में 2 बच्चों में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर वाला एक्शन लिया गया। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चला। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था। इससे 2 महीने पहले जून 2024 में यूपी के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ दी गई थी। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चला था। बरेली में रोटी के विवाद में युवक को पीट कर उसकी हत्या करने वाले होटल मालिक जिशान के होटल पर बुलडोजर चलाया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। वैसे आजकल आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान जैसे राज्य, इंसाफ के नाम पर बुलडोजर मॉडल हर जगह बहुत ट्रेंड कर रहा है और लोगों में जो डर था वो अब बदल चुका है। पहले लोगों में मौजूद इस डर का नाम पुलिस और कानून था, लेकिन अब ये डर बुलडोजर में तब्दील हो गया है, क्योंकि अपराधी कोई भी हो, नाम कुछ भी हो और धर्म कोई भी हो, ये बुलडोजर किसी को नहीं छोड़ रहा। वैसे आज सत्ता में आपको इस बुलडोजर की दिलचस्प यात्रा को भी देखना चाहिए। शायद हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को ये ना पता हो कि बुलडोजर का इस्तेमाल सबसे पहले कृषि के लिए किया जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का पहला बुलडोजर 18 दिसंबर 1923 को बना और इसका प्रयोग सबसे पहले खेती के लिए किया गया। वर्ष 1946-47 में ब्रिटेन में पहली बार बुलडोजर से बर्फ हटाई गई और फिर यह एहसास हुआ कि बुलडोजर का इस्तेमाल कई और काम में हो सकता है। फिर इसकी यात्रा निर्माण कार्यों तक पहुंच गई। लेकिन भारत में अब इस बुलडोजर को इंसाफ का राजनीतिक टूल भी कहा जा रहा है, क्योंकि आज के दौर में बुलडोजर वाले इंसाफ का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यह समझना होगा कि बुलडोजर कोई न्यायाधीश नहीं है।
इसीलिए अब बुलडोजर वाला न्याय न्यायाधीश के समक्ष ही पहुंच गया है और आज उन्होंने इस पर गंभीर चिंता भी जताई है। अब हम अपने न्यूज मित्रों को बुलडोजर से एक ऐसे विमान की ओर लेकर चलते हैं जिसके अपहरण की स्टोरी में धर्म वाले एंगल पर दंगल छिड़ा है। दरअसल OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है IC-814, यानी उस विमान की कहानी जिसे 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक किया गया था और फिर यात्रियों की सुरक्षा के बदले में आतंकी मसूद अजहर की रिहाई हुई थी। लेकिन अब इस घटना पर आधारित वेब सीरीज से धर्म वाला क्लेश छिड़ गया है और इसकी वजह है दो नाम, पहला भोला और दूसरा शंकर। आरोप है कि वेब सीरीज में आतंकियों के नाम हिंदू बताए गए हैं और असली नाम की जगह भोला और शंकर का इस्तेमाल किया गया है। इन आरोपों पर सियासत से सोशल मीडिया तक लोगों के गुस्से का तापमान बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज हमने इस खबर पर क्लेश वाली कुंजी तैयार की है और इसकी शुरुआत हम आरोपों से उठे कुछ सवालों से कर रहे हैं। पहला सवाल क्या है, जान लीजिए। पहला सवाल यह कि क्या देश को IC-814 विमान के अपहरण का अधूरा सच बताया जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या जानबूझकर वेब सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम ही बताए गए हैं? सिर्फ कोड नेम भोला और शंकर दिखाकर कैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? सवाल यह भी है कि दूसरे किरदारों के नाम छिपाए तो आतंकियों के हिंदू नाम क्यों बताए गए? क्या वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक सोच समझकर अपना कोई खास एजेंडा चला रहे हैं? अब हम आपको इन आरोपों की वजह भी बताते हैं। असल में इस कंधार अपहरण कांड में हाईजैकर्स के असली नाम कुछ और कोड नेम कुछ और थे, लेकिन वेब सीरीज में उनके क्या नाम है और उनके पीछे का क्या सच है, ये सुन लीजिए। जैसे हाईजैकर का असली नाम था मिस्त्री जहूर इब्राहिम, लेकिन आरोप है कि वेब सीरीज में उसका नाम भोला बताया गया है। इसी तरह आतंकी शाकिर का नाम शंकर बताया गया है। वेब सीरीज में इब्राहिम अख्तर का कोड नेम चीफ है, जबकि शाहिद अख्तर सईद के लिए डॉक्टर और आतंकी सनी अहमद काजी के लिए बर्गर का इस्तेमाल किया गया है। सच्चाई यह है कि वेब सीरीज में जो नाम बताए गए हैं वो आतंकियों के कोड नेम थे, जबकि उनके असली नाम इब्राहिम, शाकिर और शाहिद थे। लेकिन आरोप है मेकर्स ने इन असल नामों को बड़ी चालाकी से छिपा लिया और आतंकियों को भोला और शंकर का नाम देकर पेश किया गया। ऐसा करके आतंकियों की असली पहचान छिपाने की कोशिश की गई। आरोपों के अनुसार वेब सीरीज में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है और इस IC-814 वेब सीरीज के नाम पर मेकर्स अपना एजेंडा चला रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि आतंकियों का नाम भोला और शंकर दिखाकर हिंदुओं की गलत छवि दिखाने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया यूजर्स के साथ ऐसे ही आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाए गए हैं। बीजेपी नेता के अनुसार IC-814 के हाईजैकर खूंखार आतंकी थे, जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए कोड वर्ड रखे थे, लेकिन फिल्म मेकर ने उनके असली नाम छिपा लिए और भोला और शंकर के नाम से आतंकियों को पेश किया, जिससे लोगों के बीच हिंदुओं ने ही IC-814 को हाईजैक किया ऐसी भावना पैदा हो। अब बड़ी बात यह है कि वेब सीरीज पर विवाद बढ़ने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी इस पर एक्शन लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को समन भेजा है और IC-814 वेब सीरीज के विवादित पहलुओं पर स्पष्टीकरण के लिए बुलाया है। अब नेटफ्लिक्स 3 सितंबर को मंत्रालय के सामने इस मामले पर अपना पक्ष रखेगा। हालांकि फिल्म मेकर्स का भी ये कहना है कि वेब सीरीज में जो कुछ दिखाया गया है वो तथ्यों और रिसर्च पर आधारित है, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि मामला संज्ञान में है। अगर देश की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। That act was committed by Pakistan's ISI-backed terrorists. Now, nobody thinks that there were some people from India who did the hijacking. So how the people have Hindu names in that movie, I don't know. But I'm very, very happy that the INV Ministry and the Government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. और शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और हिंदू शब्द रखना और हिंदू को आतंकवाद से जोड़ना, कहीं ना कहीं इसमें बड़े षड्यंत्र की बू आती है। तो जिसने ये काम किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
यह घोर निंदनीय है। मेरा मानना है कि बॉलीवुड के अधिकांशतः निर्माता निर्देशक या तो हिंदू विरोधी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं। तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम मुस्लिम नामों को उजागर कर सको? हिंदुओं के नाम, हिंदुओं के आराध्य देवताओं के नाम अपहरणकर्ता के रूप में तुम रख रहे हो। फिल्म जगत पर इस्लामी शक्तियों का प्रभाव है, जो एक नैरेटिव चलता है आईएसआई का, उसका प्रभाव हो तो क्या इसमें आप जो है संशय है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। वैसे वेब सीरीज IC-814 का विवाद पूरा सच क्या है, ये भी न्यूज मित्रों का जानना जरूरी है। हमने आज अपनी रिसर्च में ये माना कि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर इस आतंकी घटना से संबंधित 6 जनवरी 2000 का वो नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें सारा सच लिखा है। 6 जनवरी 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार अपहरणकर्ताओं के असली नाम सुनिए। बहावलपुर का रहने वाला आतंकी इब्राहिम अतहर, कराची का रहने वाला आतंकी शाहिद अख्तर सईद, कराची के ही डिफेंस एरिया का रहने वाला आतंकी सनी अहमद काजी, कराची की अख्तर कॉलोनी में रहने वाला मिस्त्री जहूर इब्राहिम और सुक्कुर सिटी में रहने वाला आतंकी शाकिर। लेकिन विदेश मंत्रालय की रिलीज के अनुसार हाईजैक किए गए विमान में मौजूद हाईजैकर्स ने कोड नेम रखे थे, जिनमें चीफ, डॉक्टर और बर्गर के साथ भोला और शंकर कोड नेम का भी इस्तेमाल किया गया था और आतंकी अपहरण के दौरान इन्हीं नामों से एक दूसरे को बुला रहे थे। इसके अलावा इस वेब सीरीज की शुरुआत में यह भी बताया गया है कि IC-814 द कंधार हाईजैक स्टोरी नाम की किताब पर आधारित है, जिसे हाईजैक किए गए प्लेन के कैप्टन देवी शरण ने लिखा था। हमें रिसर्च करते वक्त इस घटना पर एक और किताब मिली जिसका नाम है IC-814 हाईजैक द इनसाइड स्टोरी। इस किताब को अनिल जग्या ने लिखा है, जो उस हाईजैक प्लेन में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर मौजूद थे। इस किताब के एक पेज में यह बताया गया है कि आतंकियों ने जो कोड नेम रखे थे उनमें भोला और शंकर नाम मौजूद था। लेकिन यहां आरोप इस बात को लेकर है कि वेब सीरीज में आतंकियों के असली नाम छिपा लिए गए और सिर्फ भोला और शंकर ही बताया गया। आज से करीब 25 वर्ष पहले 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को 5 आतंकियों ने हाईजैक किया था। विमान को काठमांडू से नई दिल्ली आते वक्त हाईजैक किया गया और फिर आतंकी 176 यात्री और क्रू मेंबर से भरे प्लेन को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कांधार ले गए। उन्हें 8 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। सरकार के सामने उनकी रिहाई की बहुत सारी शर्तें रखी गईं। लेकिन आखिर में मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकियों को रिहा करने पर यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया जा सका, जबकि 25 साल के रुपन कात्याल की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। अब इसी घटना पर IC-814 नाम की वेब सीरीज बनी है, लेकिन उसने आतंकियों के हिंदू नाम और धर्म वाला क्लेश खड़ा कर दिया है। और अब नजरिया 9। भोला और शंकर कोडनेम वाले विवाद पर मेकर्स ने भले ही सफाई दी है, लेकिन कुछ लोग इसे बॉलीवुड के ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले के तौर पर भी देख रहे हैं, जिसका नाम है कंट्रोवर्सी। इसे आज के दौर में फिल्मी दुनिया में सफलता का शॉर्टकट भी कहा जाता है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में कई बार फिल्म के हिट होने की गारंटी होती है। विवादों को पर्दे पर उतारकर बॉक्स ऑफिस वाले बम्पर कलेक्शन जुटाए जाते हैं। वेब सीरीज पर करोड़ों व्यूज हासिल होते हैं और विवाद से नोट कमाए जाते हैं। वैसे कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी भी कहते हैं, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पर अभिव्यक्ति की आजादी अनलिमिटेड नहीं हो सकती, ये भी सच है। अब शुद्ध राजनीतिक खबर, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों पर ईडी का मॉर्निंग एक्शन है और आम आदमी पार्टी के लिए परेशान करने वाली खबर है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर रिहा होने के 22 दिन के बाद आज आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की एक टीम आज सुबह ओखला में अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची, जिसके करीब 6 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी वक्फ बोर्ड केस में हुई है, जिसमें गलत तरीके से नियुक्तियां करने के गंभीर आरोप हैं। इसके अलावा भी उन पर कई आरोप हैं, लेकिन आरोपों की कुंजी खोलने से पहले आज सुबह गिरफ्तारी से पहले क्या हुआ, आइए वो समझते हैं। सुबह करीब 6:15 बजे ईडी की टीम ओखला में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक लोकल पुलिस नहीं आएगी वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। करीब 2 घंटे के बाद लोकल पुलिस आई तो ईडी की टीम ने कार्रवाई शुरू की।
लेकिन तब तक दरवाजे के अंदर से अमानतुल्लाह खान और बाहर से ईडी की टीम के बीच काफी बहस हो चुकी थी। एक बार दोनों के बीच बहस का ये हिस्सा सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी भी बताते हैं। मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए। अरे 1000% और क्यों आए हैं आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? अरेस्ट तो करने आए हो आप। मेरे घर पे खर्चे को पैसे नहीं है, मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? इस तीखी बहस के बाद कार्रवाई शुरू हुई और करीब 12:30 बजे अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ईडी की वैन में बैठने से पहले अमानतुल्लाह ने दावा किया कि वो बेकसूर हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब इस मुद्दे पर काफी राजनीतिक एक्शन है। आम आदमी पार्टी ईडी की कार्रवाई से गुस्से में है। आपके सांसद संजय सिंह ने इसे दादागिरी कहा है और दावा किया है कि दिल्ली में बीजेपी को बुरी तरह से हराएंगे। जबकि कुछ ही दिन पहले जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ईडी का बस यही काम रह गया है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से नहीं बच सकता है। एक बार राजनीतिक बयानों पर आधारित छोटी सी ये रील देखिए, फिर आपको ये बताएंगे कि अमानतुल्लाह खान पर क्या क्या आरोप लगे हैं और किन कारणों से वो गिरफ्तारी से नहीं बच पाए। मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है। चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गया हो। आम आदमी पार्टी टोटल का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में, कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में। इसलिए कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। मजाक चल रहा है देश के अंदर। किसी के घर पे चले जाओ, किसी के घर छापा मार दो, किसी के घर आरोप लगा दो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश के लोगों ने अब तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को विदा करना है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और ये पब्लिक डोमेन में है कि किस तरह से अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नाजायज भर्तियां की हैं, घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं। और जब आप चोरी करते हैं तो फिर आपको कानून को जवाब भी देना पड़ेगा। ईडी के जरिए, कभी आईटी के जरिए, कभी सीबीआई के जरिए विपक्षी नेताओं को परेशान करने की जो साजिश चल रही है, हमें लेकिन इस देश के संविधान पर पूरा भरोसा है, इस देश के लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर इस काली रात का भी अब जल्द अंत होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लोगों से कि वो इस तरह की गुंडाई को, इस तरह के भ्रष्टाचार को, इस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टीज में भ्रष्टाचार करने वालों को इस तरह वो अगर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता को, देश की जनता को किस तरह केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो गुमराह करती है, झूठ बोलती है, ये सच आज सबके सामने आया। अब समझिए कि अमानतुल्लाह खान पर सीधे सीधे आरोप क्या है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की गलत तरीके से भर्ती की। इसमें 5 व्यक्ति अमानतुल्लाह के रिश्तेदार हैं और 22 ओखला के निवासी थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से किराए पर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। सीबीआई और एसीबी के बाद जब ईडी ने वक्फ बोर्ड केस की जांच शुरू की, तो इस जांच में कुछ बड़ी जानकारी सामने आई, जिससे अमानतुल्लाह की मुसीबत पड़ गई। ईडी ने इसी वर्ष जनवरी में वक्फ बोर्ड घोटाले में चार्जशीट दायर की थी। इसमें उस डायरी का जिक्र है जिससे अमानतुल्लाह के लेन देन का जिक्र है। इसी डायरी में 8.5 करोड़ रुपए के लेन देन की बात भी है, जिसका मनी ट्रेल सीधे तौर पर ईडी की जांच में अमानतुल्लाह से जुड़ता है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में यह पता चला कि अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए जो गलत तरीके से पैसे कमाए, उसी पैसे से दिल्ली में करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी और बेची भी। वैसे वक्फ बोर्ड के जिस मामले में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई है, ये पहला मौका नहीं है। पहले भी वो गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। पहले एसीबी ने गिरफ्तार किया था और अब ईडी ने गिरफ्तार किया है।
नवंबर 2016 में सीबीआई ने वक्फ बोर्ड मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अगस्त 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की। दावा किया गया है कि अमानतुल्लाह ने अवैध रूप से भर्तियां की। सितंबर 2022 में दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। दिसंबर 2022 में अमानतुल्लाह को जमानत मिली। अक्टूबर 2023 में अमानतुल्लाह के घर और 5 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। अप्रैल 2024 में ईडी ने अमानतुल्लाह से 12 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। अब आज अमानतुल्लाह के घर पर करीब 5 घंटे की पूछताछ और जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरों में 2 बड़े अपडेट ये भी हैं कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को जमानत मिल गई है। वहीं शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी और आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन हेड विजय नागर को आज जमानत दे दी। कोर्ट ने लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल में देरी को कारण बताते हुए उन्हें राहत दी है। वो लगभग 23 महीने तक जेल में रहे। विजय नागर उन लोगों में से हैं जिन्हें शराब घोटाले में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी की खबरों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी की, जिसने आज फिर से अपने अखिल भारतीय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सदस्य बने। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने सदस्यता ली। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी की शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा का जिक्र भी किया, जिस पर हमने एक रील भी तैयार की है। लेकिन पहले आंकड़ों के जरिए समझिए कि बीजेपी की सदस्यता का नंबर गेम क्या है। फिलहाल बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हैं। पार्टी ने 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। टारगेट पूरा होने पर सदस्यों की संख्या 28 करोड़ हो जाएगी। यानी अगले 51 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश होगी। 2014 में सरकार बनने के बाद बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें कुल 11 करोड़ सदस्य बने थे। फिर 2019 में बीजेपी ने दावा किया कि 7 करोड़ नए सदस्य और जोड़े गए हैं और इस बार 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का टारगेट है। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी के मौजूदा सदस्यों की संख्या 18 करोड़ है, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। बीजेपी का सदस्यता अभियान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, जिसमें मिस्ड कॉल, वेबसाइट, नमो ऐप और क्यूआर कोड को स्कैन करके पार्टी का सदस्य बना जा सकता है। बीजेपी ने हर बूथ से लगभग 200 औसत सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और लगभग 10 लाख से अधिक बूथ हैं। इस तरह से बीजेपी के 20 करोड़ सदस्य तो बनेंगे ही। वैसे इस सदस्यता अभियान के लिए बीजेपी ने 15,000 मंडलों में से 9,000 में वर्कशॉप करके ट्रेनिंग दी है। बीजेपी ने इस अभियान में 10 लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय तौर पर लगाया है। वैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के कारण अभी इन राज्यों में सदस्यता अभियान चुनाव के बाद चलाया जाएगा। वैसे जिस शिद्दत के साथ बीजेपी अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करती है, इसका उन्हें चुनावी फायदा भी मिलता है। आज सदस्य बनने के बाद खुद पीएम ने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान बीजेपी के लिए सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि एक मिशन है। ये दल ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचा। अनेकों पीढ़ियां खप गई हैं। वर्तमान पीढ़ी के अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके नाम भी नहीं जानते होंगे। ऐसे लोगों ने अपना जीवन खपाया, तब जाकर के ये दल लोगों के दिलों में जगह बना पाया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा।
पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने आज ही बीजेपी दफ्तर में सदस्यता ली। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, साथ ही राजनीतिक दलों में अनूठी पार्टी भी है। कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से हर 6 साल में सदस्यता अभियान नहीं करता। बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिस पर उन्हें गर्व है। वैसे कई लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति पहले से ही पार्टी का सदस्य है तो फिर से उसे सदस्य बनाने की जरूरत क्यों होती है। दरअसल बीजेपी के संविधान के मुताबिक हर 5 से 6 साल के बाद नए सिरे से सबको फिर से पार्टी का सदस्य बनाया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को फिर से सदस्यता लेनी पड़ती है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के संयोजक विनोद तावड़े के अनुसार कोरोना के कारण पिछला सदस्यता अभियान सही से नहीं चल पाया था, लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर चलेगा। सत्ता में अब बात करते हैं जाति जनगणना और महिला सुरक्षा पर उस देशव्यापी संदेश की जो केरल से 3 दिनों के मंथन के बाद आरएसएस ने दिया है। केरल के पलक्कड़ में 3 दिन चली समन्वय बैठक के आखिरी दिन आज आरएसएस के प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आज 2 मुख्य मुद्दों का जिक्र किया और बताया कि आरएसएस के मंथन में क्या निकला है। पहला मुद्दा है जातीय जनगणना। आरएसएस की ओर से कहा गया है कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है महिला सुरक्षा। इसको चिंताजनक विषय बताया गया है। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर आज आरएसएस की ओर से क्या कहा गया है। आरएसएस के प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने कहा कि हिंदू समाज में जाति बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जाति जनगणना राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए अहम है। इसका इस्तेमाल सामाजिक कल्याण के लिए होना चाहिए। चुनावी उद्देश्यों या चुनाव प्रचार के लिए इसे पॉलिटिकल टूल नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी जाति या समुदाय की भलाई के लिए भी सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है। वहीं महिला सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उन्होंने ये कहा कि आरएसएस की समन्वय बैठक में महिला सुरक्षा को लेकर 5 मोर्चों पर चर्चा हुई है। ये हैं कानूनी जागरूकता, संस्कार, शिक्षा और आत्मरक्षा। ये भी कहा कि महिला कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। आरएसएस की ओर से महिला सुरक्षा अभियान चलाने का फैसला भी लिया गया है। आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद 3 दिनों तक चली इस बैठक में किन और मुद्दों पर मंथन हुआ है ये भी आपको बताएंगे। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. For all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। रविंदर रैना को नौशहरा से मिला है बीजेपी का टिकट। लाल चौक से एजाज हुसैन बीजेपी उम्मीदवार, राजौरी से विबोध गुप्ता बने बीजेपी कैंडिडेट।